हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ, नंबर 2 विधायी या व्यवस्थापिका शक्तियाँ, नंबर 3 न्यायिक शक्तियाँ और नंबर 4 वित्तीय शक्तियाँ। इन 4 भागों में राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को बांटा गया है, जिससे हम विस्तार से पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ कार्य करती हैं और किस प्रकार से विधायी और व्यवस्थापिका शक्तियाँ कार्य करती हैं। उसके पढ़ने के बाद हम अगली शक्ति को पढ़ेंगे, न्यायिक शक्ति। ये क्या है? तो न्यायिक शक्ति को भी हम लोग, जैसा समझ में आ रहा है नाम से, कि न्यायपालिका को रिप्रेजेंट करती है। तो न्यायपालिका की जो शक्तियाँ हैं, तो उसमें से राष्ट्रपति की पहली शक्ति है दंडित व्यक्तियों को क्षमादान। दंडित व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति जिसको दंड दिया गया है किसी भी मुकदमे के अंदर, उस व्यक्ति को वो क्षमादान दे सकता है। उसका जो दंड है उसे कम कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है या किसी और दंड के रूप में परिवर्तित कर सकता है। ये सारे के सारे अधिकार राष्ट्रपति को होते हैं, जिसे क्षमादान के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात है सर्व क्षमा प्रदान करना। इसका अर्थ ये होता है कि सर्व क्षमा यानी जो भी दंड दिया गया है उसे पूर्ण रूप से क्षमा कर देना। और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना। यदि राष्ट्रपति किसी भी प्रश्न पे अटकता है तो वो सीधे के सीधे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो ये तीनों की तीनों की न्यायिक शक्तियाँ हैं। इसे बारी बारी से हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि वो कौन से मामले हैं जब राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, दंडित व्यक्तियों का क्षमादान। तो हम पहली शक्ति को पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रपति को व्यक्तियों के दंड समाप्त करने, दंड को स्थगित करने अथवा कम करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अपने इस अधिकार का प्रयोग वह इन मामलों में कर सकता है। दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया, यदि दंड उस विधि के उल्लंघन के लिए दिया गया हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है। और नंबर 3 है दिया हुआ दंड मृत्यु दंड हो, यानी 3 मामलों में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दंड दिया गया है उसे वो क्षमादान दे सकता है। पुनः रिवाइज करेंगे। पहला कौन सा है? दंड कहाँ से मिला हो? किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। नंबर 2, दंड किसी विधि के उल्लंघन के लिए दिया गया हो, यानी किसी कानून के उल्लंघन करने के लिए दिया गया हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है। इसका अर्थ ये होता है कि कानून में कुछ दूसरी बात लिखी गई है और अब वो व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करके किसी दूसरे तरीके से उस कार्य को करवा रहा है जो दंड की श्रेणी में आता है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है। और तीसरा है कि यदि मृत्यु दंड दिया गया हो, यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति उसके दंड को क्षमा कर सकता है। अगला पॉइंट है सर्व क्षमा करना। इसे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सर्व क्षमा भी प्रदान कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग मंत्रियों से मंत्रणा करने के पश्चात ही प्रयोग में लाता है, क्योंकि उसकी इस क्षमा में न्याय तथा दया का होना अनिवार्य है। तो सर्व क्षमा का अर्थ होता है कि जो भी दंड दिया गया है किसी भी अपराधी को, तो उस दंड को पूर्ण रूप से क्षमा करना, तो वो समाप्त कर देना, सर्व क्षमा कर देना, सारे के सारे दंड खारिज कर देना। इसका अर्थ यही होता है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व राष्ट्रपति को संसद की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इस संसद की अनुमति के बाद ही वो इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि राष्ट्रपति की इस शक्ति के अंदर हमेशा ही और हमेशा न्याय और दया का पुट होना अनिवार्य है।
क्या होता है न्याय और दया का पुट होना, अनिवार्य होना? इसका अर्थ ये होता है कई बार जो गलती हमें दिखाई देती है वो गलती न होकर क्या होती है, गलतफहमी हो सकती है या किसी व्यक्ति का इनोसेंस हो सकता है। तो इनोसेंस का अर्थ होता है कि अनभिज्ञता के कारण उसने उस गलती को किया। जो जैसे छोटा बच्चा है, तार को छू लेता है, इलेक्ट्रिसिटी के तार को, और उससे करंट आता है या घर में फॉल्ट हो जाता है या किसी प्रकार का कोई डैमेज हो जाता है, किसी को नुकसान पहुंचता है, तो क्या उस बच्चे को दंड देंगे? नहीं। उस बच्चे को जानकारी ही नहीं थी कि वो उसका एक गलत तार को छू रहा है जिसके छूने से कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो वो ऐसे जब कोई ऐसे वाक्य सामने आ जाते हैं तो ऐसे में राष्ट्रपति दया का पुट रखते हुए, जिसमें न्याय भी शामिल है और संसद की स्वीकृति होती है, तभी राष्ट्रपति अपनी इस वाणी शक्ति को यानी सर्वक्षमा को प्रदान कर सकता है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। हमें ज्ञात है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र से भारत आ सकता है, भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार उन मामलों में जिनमें राष्ट्रपति यह समझते हो कि किसी विधेयक में ऐसे सार्वजनिक महत्व का, कानून का या तथ्य संबंधी प्रश्न निहित है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना आवश्यक है, तो इस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने हेतु राष्ट्रपति भेज सकता है। न्यायालय मामले की उचित सुनवाई के बाद अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। उच्चतम न्यायालय की मंत्रणा मांगना राष्ट्रपति के विवेक एवं निर्णय पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति ने अब तक सर्वोच्च न्यायालय से 10 बार परामर्श मांगा है, जिसमें 9 बार सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दिया, लेकिन अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद पर न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना कर दिया। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे किसी मामले पर जो सार्वजनिक विषय का हो, जिस पर कहीं ना कहीं कोई न्याय की बात आ रही हो, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। उसे अधिकार है कि वो परामर्श के बाद ही अपना कोई निर्णय देगा। कई बार राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगी है। यदि हम पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो कई बार, यानी मुख्य रूप से भी देखें तो 10 बार राष्ट्रपति ने मांगा है परामर्श और सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए राष्ट्रपति को परामर्श दिया भी है। लेकिन एक समय ऐसा आया तब राष्ट्रपति को मंत्रणा की आवश्यकता थी, परामर्श की आवश्यकता थी सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन उसने राष्ट्रपति को मंत्रणा या परामर्श नहीं दिया। कारण क्या रहा? अयोध्या बाबरी मस्जिद कांड। क्योंकि अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मामला आप लोग को मालूम है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म जो है उससे जुड़ा हुआ मामला है, और यदि किसी एक का पक्ष लेने का अर्थ है दूसरे को अपने विरोध में खड़ा पाना, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी गरिमा और सम्मान को बनाते हुए और भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता बात जुड़ी हुई है उसका परिचय देते हुए राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना कर दिया था। इसका अर्थ ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी अपने नियंत्रण में ही राष्ट्रपति को कुछ सीमा तक ही निर्णय दे सकता है। इसकी स्थान पर राष्ट्रपति स्वयं विवेक से अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। अगला हम पढ़ते हैं जो अंतिम शक्ति है, वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियों का अर्थ वित्त से ही संबंधित है कि सारी की सारी भारत की जितनी भी राष्ट्रीय निधि है वो सारी की सारी राष्ट्रपति के पास ही निहित होती है। तो इसमें जो मुख्य है, नंबर 1 है बजट का प्रस्तुतीकरण। तो बजट वित्त विभाग बनाता है, उसको वित्त मंत्री ही अनुमोदित करता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ही उसका कार्य कारण होता है।
तो बजट का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद की स्वीकृति से बजट प्रस्तुत करना राष्ट्रपति का ही कार्य है। वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण रखवाता है, जिससे बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में, कि भारत का आय और व्यय कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में भारत की आय आती है, उसका स्पष्ट ब्यौरा, और कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है उसका स्पष्ट ब्यौरा दोनों सदनों में राष्ट्रपति के नाम से ही पूर्ण किया जाता है और उसका प्रस्तुतिकरण राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है वित्त विधेयक तथा अनुदान की मांगों के प्रस्तुतिकरण की स्वीकृति। कि राष्ट्रपति धन से संबंधित जितने भी विधेयक है उनके लिए या अनुदान की मांग, यानी सरकारी जो भी कार्य चल रहे हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पे चलते हैं, तो वो राज्य केंद्र से अनुदान की मांग करते हैं, यानी आर्थिक सहायता की मांग करते हैं, और यही आर्थिक सहायता की स्वीकृति राष्ट्रपति देता है। कि कोई भी वित्त विधेयक अथवा अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं की जा सकती, चाहे संबंधित थोड़े से धन का हो, अनुदान का हो या अधिक धन का हो। संसद की स्वीकृति और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो वित्त विधेयक अगले कार्यवाही तक पहुंचता है। अगला है आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा खर्चा जो अचानक से हमें करना पड़ता है, जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, जैसे कोई बीमारी है, कोई दुर्घटना है या कोई मिसहैपनिंग है हमारी फैमिली के अंदर, तो वो सारे आकस्मिक निधि के जो खर्चे होते हैं वो आते हैं। तो भारत में भी ऐसी आपदाएं जो आती रहती है, जैसे सूखा है, बाढ़ है, बीमारी है, कोई एक्सीडेंट है या कोई भीषण महामारी है, ऐसे समय में क्या हो जाता है कि आकस्मिक निधि में से हमें फंड निकालना पड़ता है, और इस फंड को निकालने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ साथ राष्ट्रपति कुछ घोषणाएं कर सकता है। राष्ट्रपति का आकस्मिक निधि पर भी पूर्ण नियंत्रण होता है। वह संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना भी धन के व्यय को स्वीकृत कर सकता है, यद्यपि बाद में उसे संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। अगला है भारत की संचित निधि संबंधी व्यवस्था। भारत की संचित निधि किस प्रकार रखी जाए कि उसमें गुणात्मक वृद्धि हो, या उसमें से कौन सा व कितना धन जमा किया जाए व कितना निकाला जाए। यदि संसद में इस प्रकार के कोई नियम नहीं बनाए गए हो तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इन विषयों के संबंध में स्वयं विवेक से नियम बनाए। इसका अर्थ ये होता है कि संचित निधि कि ऐसा संचित धन जो हम भविष्य के लिए उठाकर रखना चाहते हैं, और समय आने पर उस धन को निकाला जाए और उससे आगे की जो कार्यवाहियां हैं उसमें उसे शामिल किया जाए। तो ये संचित निधि कहाँ से आएगी? जो भी धन आ रहा है, जो राष्ट्रीय धन भारत का है, लेकिन कुछ % उसका उठाकर भविष्य के लिए रख दिया जाता है, और रखने पर संसद की तरफ से ऐसे कोई नियम नहीं बनाए हुए हैं, तो राष्ट्रपति स्वयं विवेक से इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है कि वह अपनी संचित निधि को किस प्रकार से यूज करे। इतना पैसा कहाँ रखे कि वो मल्टीपल हो जाए, गुणात्मक उसमें वृद्धि हो। इतना पैसा कहाँ लगाए कि वो मतलब उसका यूटिलाइजेशन भी होता रहे और मल्टीपल भी होता रहे। तो ये दोनों सब बातें राष्ट्रपति स्वयं विवेक से तय करता है कि कहाँ उसे अपनी भारत की संचित निधि को लगाना है। लास्ट पॉइंट है वित्त आयोग की नियुक्ति। कि वित्त आयोग एक बहुत बड़ा आयोग है जिसमें भारत के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो वित्त से संबंधित बातों को
संभालते हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और ये वित्तीय सलाहकार जो होते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का ग्राफ सदैव ऊंचा बढ़े, इसके लिए अथक प्रयास करते रहते हैं और निरंतर उनका काम चलता रहता है कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है या भारत की जो निधि है वो लगातार रोटेट होती रहे, एक फ्लो में बहती रहे, हमारा ग्राफ कभी भी डाउन में नहीं जाए, उसके लिए ये वित्त आयोग निरंतर कार्य करता रहता है। राष्ट्रपति उस वित्त विधेयक को भी वित्त आयोग को भी नियुक्त करता है जो संघ एवं राज्यों के बीच की आय और व्यय के विवरण का निर्धारण और वित्तीय व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने से संबंधित हो। राष्ट्रपति आय के बदले आर्थिक सहायता देने का भी कार्य करता है, जैसे पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा राष्ट्रपति से आर्थिक सहायता भी प्रदान करवाता है कि ये जो चीज़ें हैं कि पश्चिम बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में है, तो पटसन यानी जूट जैसी एक चीज़ होती है, तो जूट पटसन जो होता है उस टाइप की वो खेती है वो यहाँ पर विशिष्ट रूप से होती है, ये वहाँ का मुख्य उत्पाद है। तो इसके लिए राष्ट्रपति उन्हें वित्त आयोग से सलाह करके उन्हें विशिष्ट रूप से योगदान देता है, उनको आर्थिक सहायता देता है। और आय राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है कि किस राज्य को कितना अनुदान देना है, कितना अंश देना है, कितना लेना है, ये सारी की सारी बातें वित्त आयोग द्वारा ही तय की जाती है, जिस पर राष्ट्रपति की पूर्ण भागीदारी निर्भर होती है। तो इस तरह से हमने पढ़ी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। तो 2 शक्तियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं और 2 हमने अभी पढ़ी। इस तरह से सामान्यकालीन शक्तियाँ हम समझ